नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, अब तो मैं उनको सीनियर आईपीएस ऑफिसर कहूँगा, हालांकि वो अभी युवा हैं। 2013 बैच है उनका और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में, कई महत्वपूर्ण शहरों में उन्होंने पुलिस कप्तान की भूमिका निभाई। उनके करियर की शुरुआत बिलासपुर से होती है, बिलासपुर डिवीज़न से होती है और आगे बढ़ते हुए एक अपराइट ऑफिसर, एक ऐसे अधिकारी जो हमेशा अपनी कार्यशैली दृढ़, मजबूत और सीधा रास्ता, सीधे रास्ते से मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग कोई रास्ता दूसरा चुनते हैं, लेकिन उनकी क्लैरिटी लेवल उनका बहुत साफ है कि मुझे ये जो जिम्मेदारी मिली है अखिल भारतीय पुलिस सेवा की, इस जिम्मेदारी के साथ मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई ऑफिसर या तंत्र का कोई भी व्यक्ति ये रास्ता चुन लेता है तो बाकी तरफ से भी उसे पूरा सहयोग मिलता है। और उनका करियर जो है वो यही बताता है। अगर उनकी वर्तमान पदस्थापना की बात करूं तो वो दुर्ग में पोस्टेड हैं 5वीं वाहिनी में, लेकिन अब यहाँ से उनकी एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग दिल्ली के लिए है। डेपुटेशन पे प्रतिनियुक्ति पर वो दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पर कमांडर एनएसजी, ये बहुत प्रतिष्ठित एक काम है। आप और हम सब जानते हैं कि एनएसजी कमांडोज देश के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और जितना मैं उनको समझा हूँ कि वो ऐसी चुनौतियां बहुत पसंद करते हैं जो चुनौतियां उनके काम से जुड़ी होती हैं। वो इस तरह के व्यक्तित्व तो नहीं है कि एक धारा सीधी चली जा रही है और उसी धारा में बहते हुए वो अपने करियर के अंतिम सोपान तक पहुँचे। प्रयागराज से गंगा, जमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के तट से वो आते हैं और कहानी बड़ी दिलचस्प है उनकी। तो चलिए मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं 2013 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर जितेंद्र शुक्ल जी। बहुत स्वागत करता हूं जितेंद्र जी आपका। नमस्कार जितेंद्र जी, इस कार्यक्रम में हम कुछ टाइम मशीन जैसे कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और झांकते हैं टाइम मशीन की खिड़की से पीछे। जब जितेंद्र जी की उम्र है 13 वर्ष, 14 वर्ष और अब ये समझ आने लगा है कि ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कच्चा पक्का है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तो थोड़ा मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, वो किशोर उम्र की दहलीज, जितेंद्र जी, घर का वातावरण, उसके बारे में भी कुछ हमें बताइएगा। किस तरह के सपने थे, क्या सोच थी, किस तरह से याद करते हैं उन दिनों को आप? जैसा कि आपने बताया, मैं प्रयागराज का निवासी था। मेरे पिताजी यूपी रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस कंडक्टर थे जी। और प्रयागराज का मूल निवासी होने के कारण पिताजी पढ़ाई में, जो प्रयागराज में एक ग्लैमर है कि पढ़ाई करनी ही करनी है और पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो जैसे ही मैं पढ़ने के लेवल पे आया, 5 साल 6 साल, वो गांव से निकाल कर बच्चों को सबको लेकर आया शहर में रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कारण। क्योंकि गांव में ऐसा माहौल था नहीं, लड़ाई झगड़ा ज़मीन को लेकर बहुत सारे थे। तो मुझे लगता है कि मैं 6 साल का था तब मैं शहर आ गया 89 में। 89 से फिर उन्होंने मतलब हर समय पढ़ाई की तरफ से कभी फोकस हटने नहीं दिया। उसके चाहे जैसे तरीके यूज करने पड़े, डांट डपट मार पिटाई, जहाँ जरूरत थी वो सब उन्होंने मतलब फोकस नहीं हटने दिया। 10th तक उन्होंने मतलब एक क्षण भी, मतलब आप खेलना भी चाहते हो तो भी नहीं, परिवार खेलो। में कौन कौन था? सिबलिंग्स वगैरह कितने भाई? मैं 3 भाई थे। हाँ। और एक बहन थी बीच में, फिर एक भाई की मेरी डेथ हो गई 2002 में जी। तो अभी भी मैं 2 भाई और एक बहन, मदर और अभी बाकी फैमिली है। फादर अभी मेरे नहीं है। प्रशासनिक सेवा में सिर्फ आप ही हैं? जी, प्रशासनिक सेवा में मैं हूँ। तो 10th तक उन्होंने पीट पाट के ठीक ठाक रख के बहुत कड़ाई से रखा। 10th निकलवाया और अच्छा मतलब मैं निकला। 10th के बाद 11th 12th से मतलब चीज़ें थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई कि नहीं, यहाँ पढ़ाई ही एक ऑप्शन है।
बाकी और जगह करियर ऑप्शंस नहीं है। तो फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ 11th-12th करके। वो दौर था 2000 के आसपास का जब इंजीनियर्स की बाहर चलती थी। बट 2 साल मैं जब पीसीएम से 11th-12th किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बेस्ट तो नहीं हूँ पीसीएम में। अच्छा। मैं बेस्ट नहीं हूँ तो इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे आईआईटी मिलेगा नहीं। और मैंने एक अटेम्प्ट भी देकर देखा पिताजी के प्रेशर में, मतलब मुझे पता था कि नहीं होगा, बट पापा चाहते थे कि मतलब देकर तो देखो, ऐसे मत छोड़ो। तो दिया तो समझ में आया कि नहीं, दूर है। और जब पता चला कि आईआईटी और एनआईटीज या उस समय आरएसी बोलते थे अपने रेंज में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से डिसाइड किया कि नहीं, जॉब तो करनी है, इंजीनियर की जॉब की जगह दूसरी जॉब देखो कि और क्या होता है। और क्या हो सकता है। तब वो इलाहाबाद उस समय चलता था, तो वहाँ के जो पानी में, मिट्टी में जो था कि सिविल सर्विसेज सब लोग कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ी। और 12th में मतलब ये डिसाइड किया आफ्टर 12th के बाद कि नहीं है, इंजीनियरिंग की जगह सिविल सर्विसेज जाएंगे। और पीसीएम अगर हैंडल नहीं हो रहा है तो वो सब्जेक्ट चुनो जो सब्जेक्ट आप रख के यूपीएससी दे सकते हो। और यूपीएससी ने आपके लिए ओपन रखा हुआ है कि आप कुछ भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, 2 ऑप्शनल रख लो और उस ऑप्शनल के साथ आओ और बेस्ट होकर रहो। तो वो डिसाइड किया ग्रेजुएशन करने के लिए कि बीए करेंगे। काफ़ी शोर शराबा, काफ़ी विरोध, घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े, 1-2 साल तक बातचीत बंद रही कि बीए कर रहा है, अब तो इतना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, 12-15 साल से शहर में रख के पढ़ा रहे हैं, लोगों को क्या बताएंगे। तो वो चीज़ें हुई। बट 3rd ईयर तक आते आते पिताजी को भी मतलब लगा कि नहीं, लड़का जो कर रहा है ठीक है और करने देते हैं, और उसके साथ खड़े होते हैं, उसके डिसीजन में साथ खड़े होते हैं। तो वहाँ से थोड़ा और मजबूती से, जब फैमिली आपके साथ खड़ी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस फिर डबल हो जाता है और मैटर करता है कि नहीं, अब आप क्लियर हो, आपको कोई डाउट नहीं है कि क्या करना है। उसके बाद मैंने पीजी किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी से पीजी करने के बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज देने अपने जो सपने थे उसको लेकर उतरा। ये ज़रूर था कि 2006 में जब मैं पहला अटेम्प्ट तैयार होकर पूरा दिया तो पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स फेल कर गए। वो जब फेलुअर मिला तो जाके समझ में आया कि नहीं, इतना आसान नहीं है, ये सब चीज़ें आपके सोच के हिसाब से नहीं चल रही हैं। पीछे की गलतियां देखिए, एग्जाम की साल भर में क्या पढ़ाई किए थे, फिर एग्जाम में क्या गलत किया। आपका ये आपने प्रयागराज की पढ़ाई के आधार पर ही दिया? हाँ, सिर्फ पढ़ाई के आधार पे ही दिया पहला अटेम्प्ट। और कॉन्फिडेंट था मैं कि मतलब हम तैयार हैं, ऐसा नहीं था कि मतलब आधी अधूरी तैयारी थी, कॉन्फिडेंट थे। बट जैसा कि होता है यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, प्रीलिम्स एक दिन का गेम होता है। उस दिन आपके डिसीजन सही नहीं बैठे तो दिन आपके अगेंस्ट भी जा सकता है जी। तो शायद वही हुआ, बहुत सारी मानवीय गलतियाँ, बहुत सारी रीडिंग मिस्टेक्स, और वो सिर्फ मुझे लगता है कि प्रेशर और थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट में हुआ कि आज आप सोच कर देखिए ना, 12th से आप प्लान कर रहे हो कि आप दोगे, और 5 साल स्टडी करने के बाद, तैयारी करने के बाद जब आप पहले दिन एग्ज़ाम देने जाते हो तो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, वो सब फील आता ही है। तो उसमें मेरा पहला अटेम्प्ट ख़राब हुआ। बट मुझे पूरी ज़िंदगी हमेशा अपने फेल्योर ने सिखाया। मैं हमेशा अपनी असफलताओं को अपना गुरु मानता रहा, और जितना उन्होंने सिखाया उतना किसी ने नहीं सिखाया। मैंने देखा कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, मुझे कितना टाइम चाहिए। मैंने ब्रेक किया, फिर मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया, यूपीपीएससी की तरफ। 2 साल का ब्रेक लिया, 7 और 8, और उन 2 सालों में स्टेट सिविल सर्विसेज मैंने निकाला, क्लियर किया, और फिर मैं यूपीएससी की तरफ वापस आया 2009 में। वहाँ पे मेरा चूँकि सिलेक्शन हो गया और मुझे इजी हो गया, तो मैंने यहाँ पे 9 में शुरू किया, तो 9 में मैंने फिर इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि मेरी क्या गलतियाँ, कमियाँ रह रही हैं, कितने नंबर से नहीं हुए, उतने नंबर मैं कहाँ कहाँ बढ़ा सकता हूँ। वो नंबर मैंने फिर से अटेम्प्ट किए, 10 में फिर से मैंने दिया, फिर मैंने उतने नंबर बढ़ाए। गलती ये हुई कि 9 में मुझे लगा कि मैं कट ऑफ से 70 नंबर नीचे हूँ, तो मुझे लगा कि 80 नंबर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरा हो जाएगा।
और मैंने करीब 90 नंबर पढ़ाए, बट फिर भी मैं 20-25 नंबर से बाहर था। बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, जो मैं कट ऑफ देख रहा हूँ वो तो सबसे लोवेस्ट सेलेक्ट वाले लड़कों का है। तुम लोवेस्ट सेलेक्ट होने के लिए अगर कट ऑफ देख रहे हो तो कभी नहीं होगे, उसमें मार्जिन कहीं ना कहीं रह ही जाएगा। आप ऊपर की रैंक देखो कि कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। और तब मुझे समझ में आया कि यहाँ से 100 नंबर और बढ़ाने हैं और तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने 1 साल ब्रेक करके 2011 में फिर से दिया 12 में, और फाइनली मतलब 100 नंबर बढ़े। और बढ़ने के बाद अपन क्लियर थे कि सिलेक्शन हो रहा है। रैंक इधर उधर हो सकती है लेकिन सिलेक्शन पे कॉन्फिडेंट थे कि सिलेक्शन हो रहा है। तो फैमिली का पूरा स्ट्रगल था, अपना पूरा स्ट्रगल था, लोगों का भरोसा था कि नहीं लड़का कुछ कर लेगा। भगवान की दया थी, भगवान की कृपा थी। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको सुन रहा हूँ मैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप तो बड़ा एनालिसिस करके आगे बढ़े सर। आपने बड़ा एनालिटिकली इसको ऑब्जर्व किया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे साथी जो युवा एस्पिरेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि फेलियर से कैसे लड़ा जाए। आपने हमेशा सीखा, तो ये मादा बड़ा, ये कॉन्फिडेंस आना बड़ा ज़रूरी है अपने भीतर की फेलियर सक्सेस पर ले जाने का एक और रास्ता बता रही है आपको कि इस रास्ते पे चलो, पहले वाला रास्ते में ये गलती थी। और यहीं हम अटक जाते हैं, यहीं से डिप्रेशन आता है, यहीं से एंग्जाइटी आती है, यहीं से फैमिली का प्रेशर, अपने ऊपर प्रेशर। आपने कैसे कोप अप किया इसको? एग्जैक्टली एकदम सही बात है। फेल्योर से बड़े गुरु कोई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप खुद को एनालिसिस करते हो, एक तो सबसे पहले मेरा मानना है कि मेरे को एनालाइज करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता मेरे से बेहतर। मैं अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ, कमजोरियाँ, कब मैंने पढ़ाई की, नहीं की, सोया, नहीं सोया, वो सबसे बेहतर मैं जानता हूँ। मेरे को किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, या कोई दूसरा जज करके मेरे को नहीं बताएगा। तो अगर आपने किया है, पूरा 1 साल दिया, तो आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, और फिर आपने पेपर दिया, पेपर में आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई। अगर वो बैठकर आप एनालाइज करिए तो आपसे बेटर जज हो ही नहीं सकता है कि आपको क्या जरूरत थी और आप कहाँ चूक गए। ये सिर्फ सिविल सर्विसेज में नहीं है, जीवन के हर पड़ाव पर है, हर पड़ाव, जीवन के हर निर्णय में है। आप निर्णय लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम निर्णय आपके अनुकूल ठहरते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल ठहरते हैं तब वो निर्णय ऐसे होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को रिच करते हैं। आपको ये पता होता है कि नहीं, ये वाला तरीका तो सही नहीं था। जब आप सही होते तब आपको ये नहीं पता चलता कि वो तरीका सही था कि नहीं था, उसके और भी तरीके हो सकते हैं, 10 और तरीके सही जाने के हो सकते हैं। तो जो निर्णय आपको गलत ठहराते हैं या आपको असफलता दिलाते हैं, वो आपको शिक्षा देने के लिए सबसे बेहतरीन पल होते हैं। और मैंने पूरी टाइम एनालाइज किया। मैं जब ग्रेजुएशन उतरा तो बहुत प्रेशर था कि नहीं, बीए कर रहा है, तो मैंने मैथमेटिक्स रखा सबको शो करने के लिए। नहीं, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट हूँ, मैं मैथमेटिक्स से बीए कर रहा हूँ जी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री से। और वो दिखाने के चक्कर में मेरे 2 साल मैथमेटिक्स में बैक लगी। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बट मैं ध्यान नहीं दे पाया मैथमेटिक्स पे, तो मैथमेटिक्स ने वो पटकनी दी मुझे। वो 2 साल के बाद मुझे फिर समझ में आया कि किसी को नहीं दिखाना है, खुद को बताना है, खुद को समझना है, खुद को स्वीकार करना है कि नहीं, आपको किस तरीके से जाना है, किस तरीके से। तो उस असफलता ने भी मुझे वो मैच्योरिटी दी कि नहीं, ऐसे शो किसको शो करना है, किसको बताना है कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ। तो उसने सिखाया। फिर यूपीएससी के हर अटेम्प्ट ने सिखाया कि आप 100 नंबर से गिर रहे हो, फिर उन 100 नंबर को डिवाइड करना है, तो आपके ऑप्शनल में कितने नंबर कम रह रहे हैं, दूसरे ऑप्शनल में कितने कम रह रहे हैं, जीएस में कितने कम रह रहे हैं, एसए में बढ़ सकता है क्या। तो आप अगर वो अप्रोच लेके जा रहे हो कि नहीं, एग्जाम को छोटा छोटा पार्ट करके समझ रहे हो और कहाँ बढ़ा रहे हो, तो बहुत ईजिली हो जाता है, प्लानिंग के लिए भी और टारगेट के लिए भी। बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है कि आपको समझना होगा जिस परीक्षा से आप गुजर रहे हैं उसके छोटे छोटे हिस्से कर लीजिए और समझिए कि उन हिस्सों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। एक और जो सवाल मेरे मन में आता है कि आपने हिंदी मीडियम से अप्रोच किया। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा विद्यार्थी रहा।
और मैंने हमेशा देखा कि हम हिंदी मीडियम से आने वालों के लिए अंग्रेज़ी एक बड़ा स्टिग्मा भी हो जाती कई बार अगर ना आए तो। और जहाँ धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने वाला कोई मिल जाता है हमारी उम्र का या हमसे उम्र से बड़ा, तो हमें ऐसा लगता है कि इतना काबिल आदमी है ये, तो कितना जानता है, क्या समझता है। ये सब भ्रम हवा होते हैं बाद में, और ये भी समझ आता है कि अंग्रेज़ी कोई हवा नहीं है। आप क्या इस तरह के चैलेंजेस से गुजरे शुरू में? शुरुआत में जब हम 12th ग्रेजुएशन के आसपास रहते हैं तब एक वो इंग्लिश को लेके एक नोस्टाल्जिया दिमाग में पाले रहते हैं कि नहीं वो इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत जानकार आदमी होगा। लकीली 12th और ग्रेजुएशन में ही मतलब मुझे ऐसा कोई गलत फहमी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के बेस्ट स्कूल में पढ़ते थे। मैं विद्या मंदिर से, सरस्वती विद्या मंदिर से 8th था, और फिर 9 से 12th में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद से मैंने पढ़ाई की, GIC इलाहाबाद से। और वो उस दौर का मतलब बेस्ट कॉलेज माना जाता था, जहाँ पे हम लोग किसी भी इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के बच्चों को बहुत निरीह भाव से देखते थे कि तुम बोल जरूर लो इंग्लिश में, एग्ज़ाम के समय मतलब आना तो हम दिखाएंगे क्या होता है एग्ज़ाम। तो एक तो ज्ञान के ऊपर फोकस था, फिर दूसरी चीज़ की इंग्लिश को लेके कोई दुराग्रह नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बोल ना पाए हम जरूर, बट लिखने पढ़ने में एक्यूरेसी वो रहे कि नहीं, इंग्लिश वाला भी अगर हमारी 4 पेज पढ़ रहा है तो उसको लगे कि नहीं हाँ एक भी गलत नहीं मिला है, ना सेंटेंस गलत मिला है ना ही वर्ड गलत मिले हुए। ठीक बात है। तो लैंग्वेज को लेके दुराग्रह नहीं होने चाहिए, मदर टंग या मातृभाषा को लेके आग्रह बहुत अच्छा रहना चाहिए। और मुझे पूरे अपनी जर्नी में आज तक कभी ये नहीं लगा कि मैं हिंदी माध्यम के कारण 2-3 अटेम्प्ट फेल हुआ, या मैं हिंदी माध्यम के कारण मेरे लिए कहीं बाधाएं आई। हिंदी माध्यम ही वो मेरा माध्यम था जिसने मुझे इस लेवल पे पहुंचाया, और उसका एक कारण ही है कि आप जिस माध्यम में हो उसमें स्ट्रांग हो, आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम है वो, बिल्कुल ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप हिंदी में पूरी एक आंसर शीट लिखते हो और कोई भी पेज बिना एक गलती के निकलता है और इतनी शुद्ध धारा प्रवाह हिंदी रहे कि लोगों को पढ़ के मजा आ जाए, तो उससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने की, ये एस्पिरेंट्स के लिए सीखने की बात है। एक और जो बात जहन में आती है, इस दौरान कोई मेंटर रहा आपका जिसने ज़िंदगी बदली हो? पेरेंट्स तो थे ही, पिताजी का आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट रहा, हमेशा वो लक्ष्य के लिए आपको जागृत रखते रहे। इलाहाबाद वैसे ही प्रयागराज बहुत इनलाइटेंड सिटी है, एन झा हॉस्टल जिसकी कहानियाँ फिजाओं में गूंजती हैं, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता का प्रयागराज, हरिवंश राय बच्चन का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री देने वाला प्रयागराज, आनंद भवन, सैकड़ों कहानियाँ हैं। तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? ये प्रयागराज था या कोई मेंटर था, व्यक्ति था कोई? प्रयागराज का पानी और वहाँ की मिट्टी में ही है जी। मेंटर तो मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूँगा, बट मेरे छोटे छोटे बहुत सारे सीखने के लिए गुरु जैसे रहे। मेंटर जैसा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं उनको मेंटर में कभी रखा नहीं। हाँ, उनकी अच्छाइयों को मैं हमेशा मतलब ले लेता था। मेरे दोस्त थे, मेरे दो तीन, मेरे 4 दोस्त थे, जिसमें से हम 2 सिविल सर्विसेज में हैं। एक अभी ऑल इंडिया IAS है 2010 बैच में, राहुल द्विवेदी करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है। और बाकी और 2 दोस्त थे जो एक इंडियन एयरफोर्स में है और एक यूपी स्टेट सिविल सर्विसेज में है। तो उन सब की छोटी छोटी अच्छाइयाँ जो थी मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी कि वो कितने डेडिकेट थे टारगेट को लेके। राहुल हम सब में एकदम अलग था, उसका फोकस उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं था। उसने जिस एग्जाम को टच किया उसको निकाला। तो उससे मेरे को वो डेडिकेशन दिखता है कि हाँ, मतलब कैसे एक निष्ठ होके किसी टारगेट के प्रति मतलब लगे रहना है। मेरा जो दूसरा दोस्त जो मेरे साथ लास्ट अटेम्प्ट तक देता रहा, फिर वो यूपी स्टेट में सेलेक्ट हुआ, उसका डेडिकेशन एग्ज़ाम के प्रति, अपने तैयारी के प्रति, वो मेरे एक भैया थे जो मेरे से पहले CRPF में सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने मेरे घर में वो अधिकारी बनने की तरफ मतलब जो मोटिवेशन होता है वो दिया कि घर में हाँ
छोटी नौकरी के बारे में मत सोचो, बड़ी भी कर सकते हो। भैया एक निकले हैं तो उनके पीछे पीछे मैं उनसे ज़्यादा बड़ा बन के दिखाऊंगा, तो वो दिया। और फिर पिताजी थे, पिताजी ने जो पिछले पढ़ाई से लेके स्कूलिंग से लेके 10-15 साल तक कभी इस बात का भूलने नहीं दिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है शिक्षा। उसके अलावा आपका सोसाइटी में अपने आप को स्थापित करने के लिए कोई दूसरा माध्यम नहीं है। शुक्ला जी, मैं अभी आपको सुन रहा था, तो जितनी सहजता से आपने पिताजी के बारे में बताया कि वो एक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर का दायित्व निभाते थे, ये बताता है कि आप जिंदगी को गीता के भाव से देखते हैं। और दूसरा, आप कभी परिभाषाओं में नहीं उलझते हैं। आज के युवा की एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो एक फिक्टिशियस, एक कल्पना की दुनिया में रहता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल, मैं देखता हूँ दोस्त को घर नहीं ले जाते कि 2 कमरे का मकान है, मेरे पिताजी का आर्थिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं। क्या कहेंगे ऐसे नौजवानों से आप? नहीं, लाइफ में दोस्त होने तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनके साथ आप बैठ के अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, और हर मतलब दोस्ती आप जिस तरह के होंगे उसी तरह की बनेगी। अगर आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो आपके दोस्त वो उस तरह के होंगे। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे क्रिकेटर बनोगे तो आपके दोस्त वैसे होंगे। तो दोस्त तो होने चाहिए, वो आपके टफ टाइम में आपको सपोर्ट करते हैं। और बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता है। मुझे लगता है कि आप जितने छोटे बैकग्राउंड से आते हो उतना ही आपका जो दोस्ती वाला पूल होता है वो उतना अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जितना ही आप महसूस करता हूँ अपने आप को काटते चले जाते हो, ऊपर लेके चले जाते हो, उतना आपका दोस्ती का पूल जो होता है वो छोटा हो जाता है। और जो होता भी है वो मतलब बहुत उस लेवल का इम्पैक्टफुल वाली दोस्ती नहीं होती है जैसी जो आपके बचपन से आती है निकल के। तो दोस्त तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मैंने पिछले वाले सवाल पे भी बताया, आप जब खुद देखते हो कि नहीं आप क्या हो, तो आपको किसी भी को भी मेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर व्यक्ति से जो उसके अच्छे तरीके हैं, अच्छे गुण हैं, वो अडॉप्ट लेते हैं। बाकी उसकी गलतियां छोड़ दीजिए, मनुष्य है, उसके अंदर 10 गलतियां हैं, हमारे अंदर 11 हैं। लेकिन हम अपनी 11 कैसे कम कर सकते हैं उस पर फोकस करना बेटर रहता है। नीर क्षीर विवेक जिसको हम कहते हैं कि आप दूध ले लीजिए हंस की तरह, पानी छोड़ दीजिए। जीवन का बड़ा अहम पड़ाव है शादी। तो हमने सुना कि वो भी आपने थोड़ा लव मैरिज की तरफ आप गए, और ये कहानी प्रयागराज में ही पनपी या कहीं और किस तरह का रहा ये पूरा सफ़र? मैं और मेरी वाइफ दोनों बैचमेट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और मेरी शादी भी मेरे सिलेक्शन के 2 साल पहले ही हो गई थी। तो लव मैरिज बोल सकते हैं, बट जब पेरेंट्स तैयार हुए और पेरेंट्स एग्री हुए तभी हुआ, तो लव का मैरिज बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे एक वो भी डिसीजन एकदम साफ सुथरा सा दिखा जब मैं तैयारी कर रहा था। मैं अपने पीक पे चल रहा था, 9 और 10 के इंटरव्यू दिए थे। ड्यूरिंग 10 के इंटरव्यू के पहले ही मेरी शादी और वो सब हुआ, क्योंकि सामने वाले के यहाँ शादी के प्रेशर था। तो उसने अपने घर पे बताया, घर वालों ने सोचा कि रुको एक बार देख लेते हैं, बातचीत करते हैं। मेरे को मेरी वाइफ ने बताया कि नहीं ऐसा ऐसा है, अभी घर वाले करने के लिए, शादी करने के लिए प्रेशर है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर शादी करना ही है तो कर लेते हैं। उस समय भी मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मैं अभी इससे मेरा एग्ज़ाम डिस्टर्ब होगा, लाइफ डिस्टर्ब होगी। नहीं, किसी के प्रति समर्पित हैं, किसी को वचन दिया हुआ है कि नहीं आपके साथ ही जाएंगे, तो लाइफ में वो प्रायोरिटी है। और वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट भी होती है। आपको वो जो मिलता है वो आपने गेन किया है, आपने लड़के समझा बुझा के वो गेन किया है। तो मुझे लगता है कि मेरी सर्विस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ी अचीवमेंट वो है मेरे लिए, जो मैंने किया, जिसने मुझे आदमी बनाया, जिसने मुझे उतना मैच्योर, उतना जिम्मेदार बनाया है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन, अपनी फैमिली के डिसीजन बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना कोई सॉलिड बैकग्राउंड के भी ले सकता हूँ कि हाँ ठीक है पहले शादी कर लेते हैं, सही रहेंगे तो फिर बाद में भी देख लेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं अभी मैं एस्टेब्लिश नहीं हूँ तो
पार्टनर आगे निकल गया, इस्टेब्लिश हो भी जाएंगे तो क्या करेंगे। वो उन्होंने गृहिणी का ही दायित्व हाँ, संभाला? उन्होंने मतलब आज तक वो हाउसवाइफ है, और मेरी बेटी जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ उस साल मेरी बेटी हुई। जब मैं सिलेक्शन ट्रेनिंग पे जा रहा था तो वो 2 महीने की थी, आज वो 11-12 साल की है। तो पापा की सबसे लाडली होगी, क्योंकि सबसे हाँ, बड़ी। वो दोनों ही मेरे लिए मतलब वो बहुत लकी रहे। सही बात। उन दोनों ने मुझे वो गहराई दी जो एक युवा के अंदर नहीं होती। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे आदमी बनाया, आपको एक जिम्मेदारी दिखाया कि नहीं है, और पीछे बैकअप देके मेरी फैमिली मेरे सफलताओं में हमेशा मेरे बैकअप में रही, चाहे वो फादर मदर रहे हो और चाहे मेरी वाइफ रही हो। उन्होंने कभी वो बांधने की कोशिश नहीं की कि मतलब आपके जो सपने हैं उसके रास्ते में खड़े हैं। उन्होंने पीछे खड़े रह के मतलब कि दिखाया। जब मैं गिरा भी तो दोनों लोगों ने कि नहीं कोई बात नहीं, गिरे भी हो तो आगे गिरे हो, कम से कम 5 फीट तो आगे गिरे ही हो, वाह। और फिर से उठो और उस 5 फीट आगे से शुरू करो। उनको भी प्रणाम है, आपकी जीवन संगिनी को, जिन्होंने सही मायने में जीवन संगिनी का दायित्व निभाया। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी आपसे बात करके। तो ये थे अफसरनामा में 2013 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के IPS ऑफिसर, जो अभी तक ज़रूर दुर्ग में पोस्टेड रहे 5वीं वाहिनी में, लेकिन अब उनका सफ़र आगे दिल्ली का होगा, जहां वो NSG में कमांडर की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अफसरनामा में अगली बार एक और ऑफिसर के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।